अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ। शाहिद सकलाइन साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। दो केसेस के हवाले से बात करनी है। एक नूर मुकद्दम के हवाले से, चूंकि डे वन से शाहिद सकलाइन साहब और दीगर जो इस्लामाबाद के दोस्त हैं वो कवर करते हैं। वो एक एक पल पल की चीजें ज़ाहिर नोट करते हैं, उसमें लोगों को आगाह रखते हैं। तो आज उनको उस मामले में खासतौर पर जहमत दी। दूसरा मरीम नवाज के हवाले से, जजेस को अमूमी तौर पर भी लोग यही कहते हैं और हम भी तकरीबन ये चीजें जानते हैं कि जजेस को बाज दफा रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, लेकिन जो रिमार्क्स देते हैं तो वो बेशतर दफा ऐसा होता है कि चीज समझने और समझाने के लिए जो है वो दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो मीडिया की जीनत बनते हैं तो उसका एंगल कुछ और जाता है। अब जैसा आपने रिमार्क्स दिए क्यों थे मरीम नवाज के हवाले से, वो भी शायद सकलैन साहब से जानने की कोशिश करेंगे। शायद साहब, नूर मुकद्दम का जो केस है, वो आपको पता है इस्लामी एंगल से देखें, पहले भी आप बता चुके हैं मुझे, वो बड़ा खतरनाक है। अगर घरेलू लाइफ के हवाले से देखें, बड़ा खतरनाक है। अच्छा, अब लोगों की नजरें इसलिए भी हैं कि एक तो ये कि जिस तरह हाईलाइट हुआ है, दूसरा वो जो मुलजिम ने जिस अंदाज से कत्ल किया, कत्ल तो रोज होते हैं, लेकिन वो उस वजह से लोग चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द सजा हो। अब रोज रिपोर्ट करते हैं, नए एंगल आते हैं, नई पेशरफ्त आती है मुल्जमान के और सात लोगों के बयानात। तो क्या आप समझते हैं कि इस केस में अगर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, सारे शवाहिद और सबूत जमा होने के बावजूद, जो कि आई विटनेस होंगे, तो क्या मुलजिम को फांसी की सजा हो सकती है? शुक्रिया शाहिद भाई, आपके व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं नूर मुकद्दम कत्ल केस को आप जैसे फरमा रहे थे, पहले दिन से इसको कवर कर रहा हूँ और साथ में कोई गुज़िश्ता कोई एक दिन पहले खबर आई थी। पहले तो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से बाकायदा तौर पे ये कहा गया था कुछ अर्सा पहले, जब ये बात सुनने में आई थी कि वो यूएस नेशनल है, वो अपने मुँह से कहता भी रहा पेशियों पे कि जी मैं यूएस नेशनल हूँ, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी ने उसकी बाकायदा तौर पे ये ज़रूर कहा कि वो यूएस नेशनल है, लेकिन साथ अमेरिकन एम्बेसी ने ये भी कहा था कि जी जो हमारा नेशनल होता है, वो जब किसी मुल्क में कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके ऊपर वहाँ के कवानीन लागू होते हैं। हम उसका ख्याल ज़रूर रखेंगे, हम उसका हाल ज़रूर पूछेंगे, बट हम उसे कोई असिस्टेंस देने नहीं जा रहे। लेकिन गुज़श्ता कोई 24 घंटों में जो है कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से। 24 घंटों में पता चली हैं डेवलपमेंट्स, तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन हो गए हैं इस मामले को। एक्चुअली हुआ ये कि यूएस एम्बेसी का जो कॉन्सुलर एक्सेस मांगी थी यूएस एम्बेसी ने, और हमारी वज़ारत दाखिला ने कॉन्सुलर एक्सेस दे दी थी। और बाकायदा तौर पे अब तो जो है कंफर्म कर दिया है जेल ज़राए ने भी कि कोई 25 मिनट के करीब जो है वो कॉल की गई है यूएस एम्बेसी की तरफ से ज़ाहिर जाफिर को। और ज़ाहिर जाफिर जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, कातिल है, दरिंदा है, जिसने नूर मुकद्दम का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, उसके साथ जो है वो यूएस एम्बेसी ने राब्ता किया है। 25 मिनट की इनकी बात हुई आपस में, जिसमें ज़ाहिर जाफिर ने उनसे बहुत सारी फेवर्स मांगी हैं, जो यूएस एम्बेसी के जो वहाँ पे जो लोग हैं उनसे। और उन्होंने जो ज़ाहिर जाफिर है, उसने कहा सबसे पहली जो बड़ी फेवर मांगी है उसने उसने कहा कि ये तो मुझे आप लोग लीगल असिस्टेंस दें, मुझे कोई अच्छा सा वकील करके दें जो मेरा यहाँ पे केस लड़े। दूसरी उसने जो मांगी है फेवर, वो ये है कि जी मेरा मोबाइल फ़ोन जो है उसमें एक सीरीज़ ऑफ कॉन्टैक्ट्स है जो सीक्रेट कॉन्टैक्ट्स हैं। ये मैंने आज अपनी वीडियो में इसकी डिटेल पूरी बताई है। उस कॉन्टैक्ट्स हैं, सीरीज़ ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मेरा मोबाइल पुलिस के पास है। पुलिस वाले उस कॉन्टैक्ट्स को मिसयूज़ कर सकते हैं, तो काइंडली आप गवर्नमेंट से बात करें और वो मोबाइल मुझे वापस करवाएँ। ये मोबाइल जो है ये बहुत बड़ा सबूत के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है ज़ाहिर जाफिर के खिलाफ, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होंगी जिससे बहुत सारे क्लूज़ मिलने की पुलिस को उम्मीद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मोबाइल अभी तक अनलॉक नहीं हो सका है। बहुत सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं। बड़े-बड़े मैं आज भी देख रहा था, किसी ने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली थी कि पता नहीं उसके मोबाइल से क्या कुछ मिल गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग दूर बैठे हैं, उनको कोई पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो वो वैसे ही व्यूज़ लेने के लिए थंबनेल लगा देते हैं, आगे चल के पता चलता है वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो बहरहाल ऐसे लोग भी क्रेडिबिलिटी को खराब करने का काम है उनका भी, मेरे ख्याल से उनको फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। मोबाइल जो है वो बहुत बड़ा सबूत के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो दूसरी जो फेवर मांगी थी ज़ाहिर ने यूएस एम्बेसी से, वो ये कहा था कि मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दिया जाए पुलिस से लेकर। तीसरी बड़ी फेवर उसने मांगी कि जी मैं जहाँ पे पैथेटिक, उसने वर्ड यूज किया कि आई एम इन पैथेटिक कंडीशन हियर, तो जो है मुझे यहाँ से जो है किसी बेहतर एनवायरनमेंट में शिफ्ट किया जाए। मुझे जो है हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है, तो मुझे जो है थोड़ा पुरसकून और आरामदेह माहौल में शिफ्ट किया जाए, इस पे मुझे फेवर किया जाए।
चौथी जो उसने फेवर मांगी थी वो ये थी कि मैं खाना खा खा के तंग आ गया हूँ जो जेल मैनुअल का है, तो काइंडली ये KFC पिज्जा शिज्जा और मैकडोनल्ड और ये वाले जो मामलात हैं ये भी मेरे थोड़े खोले जाएं ताकि मेरे पेट की भी आबो हवा थोड़ी तब्दील हो। इस तरह की कोई बातचीत हुई है 25 मिनट के करीब। अडियाला जेल के जो वहां पर जो हुकाम थे वो भी मौजूद थे। दूसरी तरफ कौंसल खाने में जो है वो जुडिशल भी उसके US एम्बेसी के जो कानून को देखने वाले लोग हैं वो भी मौजूद थे। इस तरह भी जो है वो सुपरिटेंडेंट जो है लीगल जो है उनके दफ्तर में ये मौजूद था और उधर भी जुडिशरी के लोग मौजूद थे। तो ये जो है हुई है बातचीत। अब जहां तक आपने US एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट की बात की है, मेरे ख्याल से US एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट अब तो हो गई है। अब तो मैं ये बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूँ कि अब तो जेल हुकाम भी मान रहे हैं कि जी बातचीत भी हुई है एंड दे आर टेकिंग इंटरेस्ट। वो अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि हमारे एक दोस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने जब US एम्बेसी से रब्ता किया है अपनी स्टोरी के लिए वर्जन लेने का, तो उन्होंने कहा कि जी क्योंकि हम इस केस के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। US पे जो एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा खातून है, उन्होंने कहा जी मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि ये किसी का इंडिविजुअल का मैटर है और इसमें जो है वो प्राइवेसी भी इन्वॉल्व है। सो दे आर इन्वॉल्व प्रॉपरली ना। अब तो अब ये है कि मुझे लगता है कि केस के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले तो अपनी एक वीडियो में कह चुका था जब उन्होंने पुराना एक वर्जन दिया था कि जी हम इसको लीगल असिस्टेंस नहीं देंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमारा शहरी जरूर है लेकिन उसने क्राइम कमिट किया है, तब तक तो मामला कुछ और था। बट अब ये है कि अब उसने बाकायदा तौर पे US एम्बेसी वालों ने उसकी बात सुनी भी है और बाकायदा तौर पे जाहिर है अगर उन्होंने सुनी है तो अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा अगर उसको कोई लीगल असिस्टेंस देते हैं या कुछ इस तरह की चीजें करते हैं तो मेरा ख्याल से सर इस पे केस पे फर्क पड़ेगा, सर जरूर पड़ेगा। सर क्या क्या फर्क पड़ सकता है? देखें, ये पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक अगर सबूत और गवाह सामने हो तो मुलजिम को फांसी होती है कत्ल का जुर्म साबित होने के ऊपर। ये सबूत तो जाहिर है, जिस तरह आपकी हम वीडियोस देखते हैं, मीडिया पे खबरें आती तो उसमें तो ये है कि सबूत तो सारे पुलिस के पास हैं। अगर मोबाइल फोन अनलॉक नहीं होता उसके बावजूद भी पुलिस के पास और तो शवाहिद है। और आज बल्कि आपने एक और भी खबर दी हुई है कि बहुत सारे मुलजमान गवाह बनना चाहते हैं, ठीक है वो, और उसके बाद फिर वजीर आजम पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, उसके बावजूद क्या वो आएंगे और इसको बात छुड़वा के ले जाएंगे? या अगर छुड़वा के नहीं ले जा सकते तो क्या फांसी की सजा जो नहीं हो सकेगी उससे फांसी से बच जाएगा? क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? नहीं, मैं पहले भी मेरे एक वीडियो की है, किसी को इंटरव्यू दे रहा था तो मैं उन्हें ये बता रहा था कि जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने रेमंड डेविस की मिसाल दी, तो मैंने कहा बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं है। उधर और इधर जो है वो डिफरेंस है बहुत। ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी वो अमेरिकन जो है वो इसको असिस्ट करेंगे और ये छठे दिन जेल से बाहर होगा और 7वें दिन अमेरिका चले जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर इसके सारे इंतजाम कर चुकी है, इसका नाम भी ECL में डल गया है, इसका शनाख्ती कार्ड वगैरह भी ब्लॉक हो गया है, ये बाहर तो जा नहीं सकता किसी भी सूरत। दूसरा, जहां तक आपने कहा इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, IG इस्लामाबाद इस केस को खुद डायरेक्ट हैंडल कर रहे हैं और वो रिपोर्ट कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस केस पे। वज़ीर आज़म ने बड़ा इंटरेस्ट लिया और उन्होंने कहा है कि इस केस को आप बनाए मिसाल ताकि आइंदा किसी नूर के साथ कम से कम इस तरह का कोई घिनौना फेल ना हो। ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। एक्चुअली ये केस सारा रिलाई कर रहा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर क्योंकि इसका कोई गवाह मौजूद नहीं है। जब ये क्राइम हो रहा था, क्राइम के बाद तो बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए थे, बट ये है कि जब ये क्राइम हो रहा था तो ज़ाहिर बात है वहां कोई मौजूद नहीं था। बट वकला से जितनी हमारी बात होती है, पुलिस से जितनी बात हो रही है, चालान जो तैयार किया जा रहा है उसकी हद तक तो देखा जाए तो जाहिर है ये एक मजबूत केस है जाहिर जाफर की हद तक। जाकिर और असमत के साथ आगे क्या होता है डिपेंड करता है, बट जाहिर जाफर की हद तक ये बहुत मजबूत केस है। और अगर मैं कहूँ कि ये बिल्कुल उस तरह का जैसे वो लोग कहते हैं ना कि ओपन एंड शट केस है, तो मेरे ख्याल से ओपन एंड शट केस है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पता है कानून में ऐसी बहुत सारी गुंजाइशें निकल आती होती है, जिसमें ये होता है कि आपने भी देखा है, हमारे सामने बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं। बड़ी हाइप थी, बहुत बड़े केसेस थे जो सारे चले थे, बट उनका ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जब मीडिया से और दूसरे मामला से इधर उधर होते हैं केसेस, जरा नजरों से ओझल होते हैं, तो फिर जितनी भी गुंजाइशें निकल सकती होती हैं, जितनी आसानियां क्रिएट की जा सकती होती हैं कानून में, वो होती हैं। अदालत फैसला देती है तो फिर उसी अदालत पे बंदे को लटका नहीं दिया जाता, एक लीगल प्रोसेस होता है, उसमें फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मेरे ख्याल से इट विल टेक सम टाइम। ये मैं नहीं कह सकता कि जी
कितना वक्त लगेगा, क्योंकि कल भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था, तो हमने जब वकला से पूछा कि जी आप क्या चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारी कोशिश है दिसंबर तक हम ये केस लोअर में खत्म कर दें और ट्रायल भी हो जाए और सारा कुछ इसको जो भी फैसला आना है वो आ जाए दिसंबर तक। बट ये आपको पता है ऑप्शंस उसके पास मौजूद हैं, जाहिर के पास अपील का ऑप्शन हर किसी के पास होता है, इवन सदर ममलिकत तक भी होता है, आपको पता है, आप तो खुद कानून समझते भी हैं, कोर्ट रिपोर्ट भी करते हैं डेली। तो मेरे ख्याल से इट विल टेक सम टाइम, उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन बचना इतना आसान नहीं है जाहिर। इसमें देखिए एक छोटी सी बात, मतलब एक अगले अगले सवाल की तरफ जाना है। जिस तरह जैनब का केस है, कसूर की बच्ची जैनब का, उसको अगर लटकाना चाहा हुकूमत ने, रियासत ने जब फैसला कर लिया कि उस मुलजिम को नहीं छोड़ना, तो वो फांसी पर लटक गया। उसका भी कोई आई विटनेस कोई नहीं होगा कि कत्ल के वक्त किसी ने नहीं देखा था जैनब को कि मर्डर हो रहा था। लेकिन हमारे कानून में लोगों के समझने समझाने के लिए भी कानून में ये है कि जब तक जो आईनी शाहिद होता है, गवाह होता है, वो अदालत में ये बयान ना दे कि मैंने कत्ल करते हुए देखा, तब तक मुलजिम को फांसी नहीं हो सकती। अगर दूसरे जो सबूत हैं वो अगर आ रहे होते हैं, तो उसको उम्र कैद की सजा होती है, यानी कि फांसी की सजा तब होती है जब एक आई विटनेस अदालत में जाके बयान दे कि मैंने कत्ल करते हुए देखा, तब हो सकता है। अच्छा शाहिद साहब, आगे चलते हैं, आगे जरूर चलते हैं। जरूर जी। आगे मरियम का मामला है, बड़ा एक संगीन मामला है मरियम का। आपको पता है कि कोई भी मुलजिम इस तरह जमानत जो है एंजॉय नहीं करता। आप चूंकि बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप अदालतों में जाते हैं, आप रोज सैकड़ों लोगों को देखते होंगे, सैकड़ों मरियम होंगी, सैकड़ों इस तरह नवाज शरीफ होंगे, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए अहम तरीन लोग होते हैं, लेकिन वो इस तरह एंजॉय नहीं करते। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, कोई नहीं करता। अदालतों में भी आते हैं बड़े बेचारे, मतलब उनके मजबूत केस होने के बावजूद उनकी एक नहीं सुनी जाती। कभी इदारे उनको जो धुतकार देते हैं, कभी जजेस उनको झाड़ पिला देते हैं, कभी किसी को कभी किसी को। आज मरियम को बुनियादी तौर पर किस वजह से जज साहब ने झाड़ पिलाई, और उसके बाद परसेप्शन जो बना है वो एक रियासत के खिलाफ एक माहौल बन गया है, जो एक प्रोपेगेंडा ही समझ लें, जो एक बूढ़ पालसी और पालसी जो साफी बैठे हुए खासतौर पर वो कर रहे होते हैं। बुनियादी वजह बनी क्यों? एक्चुअली आपको पता है शायद ये एवनफील्ड रेफरेंस की जो है वो इन्होंने अपीलें की हुई थी, उसकी समाअत थी। मरियम और सफदर का केस अलग कर दिया गया था, नवाज शरीफ से वो वाला केस था, और इसके ऊपर जो है आज समाअत थी, और समाअत में बाकायदा बेंच बैठा हुआ था, जजेस साहिबान बैठे थे, और जस्टिस आमिर फारूक इस बेंच को हेड कर रहे थे। वहाँ पर ये हुआ कि इनकी जो केस का टाइम था, उस वक्त जब बाकायदा अदालत बैठ गई और केस की समाअत शुरू हुई, वहाँ पर जज साहब ने पूछा कि जी मुल्जमान कहाँ हैं। तो अताउल्लाह तारड़ को आप जानते हैं, वो इनके पर्सनल मतलब जाती मतलब वो है पीएस मुलाजिम, तो मैं नहीं कह सकता, मतलब जाती इनके अगर रिप्रेजेंट भी करते हैं। आप कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मुंह से निकल गया, क्योंकि नहीं उनके मैं हालात और उनके वाकयात देखते हो। तो बहरहाल वो है रोस्टम पे, और उन्होंने इधर उधर देखा और कहते हैं कि वो, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इधर उधर देखा, कहते हैं वो कैप्टन जी। सत्तर तो इधर ही थे, पता नहीं वो किधर गए, और मरियम साहबा 5 मिनट में आती है। तो जज साहब ने कहा कि कैप्टन सफदर कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो गुम हो जाए, तो किधर गए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि वो जो है नमाज पढ़ने गए और वो थोड़ी देर में आती है, मरियम साहबा भी आती है। बहरहाल माहौल जो है ना अदालत का उस वक्त से जो है वो गपशप वाला हो गया था, क्योंकि कैप्टन सफदर साहब आपको पता है वो भी एक ऐसी शख्सियत है, जहाँ भी होते हैं माशाल्लाह कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि माहौल ठीक रहता है। बहरहाल तो उसके बाद जी समाज शुरू हुई, कैप्टन सफदर साहब आ गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मरियम साहिबा अंदर आई, तो उस वक्त थोड़ा सा मसला हुआ। जज साहब ने बाकायदा बरहमी का इजहार किया, क्योंकि मरियम साहबा को तो पूरा पाकिस्तान ऐसे लगता है जैसे वो सारी उनकी रियाया, और वो जाहिर बात है क्योंकि पैदाइशी तौर पे ये लोग ऐसे हैं, इन्होंने हमेशा ये चीजें देखी हैं, आगे पीछे चापलूसी करने वाले, आगे पीछे वही लोग जो इनकी पालिशें करते हैं, आगे पीछे वही लोग जो हर वक्त तारीफों के पुल बांधते हैं, तस्वीरें बना बना के दिखाते हैं, देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, वो वाला मामला है। तो जब वो अदालत में भी आई तो उन्होंने समझा शायद मैं कहीं ब्राह्मण में घूम रही हूँ या इधर उधर, उनको ये नहीं था पता कि अदालत लगी हुई है, बाकायदा जज साहबान बैठे हुए हैं और केस शुरू हुआ हुआ। तो जब वो अंदर आई तो फिर उन्होंने हाथ हाथ हिलाए, जो अंदर बैठे होते हैं आपको पता है हाजिरी लगाने आते हैं बेचारे, उनको ये होता है कि आज जाएंगे तो फिर शाम को जब हाजिरी लगेगी तो पता चलेगा कि फलां साहब भी आए होते हैं, फलां साहब भी, फिर अगले इलेक्शन में टिकट लेने में भी आसानी होती है, थोड़ा नंबर शंबर भी बेहतर बन जाते हैं बंदे के। तो सारे मौजूद होते हैं, वो आए होते हैं, और मतलब अदालत में बड़ा घुटन का माहौल होता है। तो वो सारे खड़े हुए, उन्होंने कहा जी माशाल्लाह हमारी लीडर करता धरता आ गई है, तो वो खड़े हुए। तो मरियम साहबा ने दूर दूर से हेलो हाय कैसे हैं मतलब हाथ चाट हिलाए। तो माहौल फिर अदालत के, क्योंकि एक हेयरिंग चल रही थी तो उसमें अदालत का माहौल खराब होना था, शोर वोर हुआ। तो वहां पे जज साहब ने मास्क दिए कि जी क्यों ना नैब जो इस्तदा कर रहा है, अगर एक मुलजिम को ये नहीं पता कि अदालत का माहौल क्या होता है और अदालत की इज्जत क्या होती है,
क्यों ना जो नैब इनकी दरखास्त मनसूख करने की प्ली कर ले रहा है, क्यों ना आज इनकी जमानत मनसूख कर दी जाए। जब जज साहब ने ये कहा तो फिर उसके बाद जो है वो आपको पता है इन सब के तो 12 बजने थे। इनको ये लग गया कि ऐसा ना हो कहीं जज साहब ये अपनी जो कह रहे हैं इस पे अमल ही ना कर दें, क्योंकि अगर जमानत मनसूख होती तो ये दोनों गिरफ्तार हो जाते, पीछे रह कौन गया, क्योंकि घर में वैसे ही रोला पड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ जो है वो आपको पता है अपने चक्कर में है, वो कह रहे हैं कौमी हुकूमत बनाते हैं, हाँ हम आपके साथ मिलके बैठते हैं, खुदारा मुझे कोई मौका दे दो, हमें कोई दे दे, हमजा और मुझे ही दे दो, बाकी छोड़ो मरियम और नवाज शरीफ को, सारा मामला चल रहा है आपको पता है घरेलू। तो उसमें जो है ये बेचारे परेशान हो गए, इन्होंने कहा तो मरियम पकड़ी गई तो फिर तो बस काम खत्म है, जाहिर बात है। एक उम्मीद का जो नजर में इनके है, उम्मीद के कल को शायद कोई लीडर के तौर पे सामने आ सकती है, ये समझते हैं, हम तो नहीं समझते, ये समझते हैं कि अगर कोई हो सकता है तो मरियम साहिबा हो सकती है। बट ये है कि वो सारे परेशान हो गए। फिर उसके बाद जज साहब ने अताउल्लाह तारड़ साहब दोबारा एक दफा फिर उन्होंने अपनी मतलब वो पूरी की और वो आए और उन्होंने कहा कि जी सॉरी हम माजरत खां हैं, माफ़ी मांगते हैं और हमें पता नहीं था और हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो जज साहब ने कहा कि जी आप बताएं इनको कि अदालत की अपनी कोई इज्जत होती है, अदालत का अपना कोई वक़ार होता है, अदालत में जब आते हैं तो ज़रा थोड़ा तरीके से आते हैं, ये इनका कोई सगा तो है नहीं जिधर ये हाथ हिलाते हुए मॉडलिंग करते हुए मतलब पहुंचनी। तो ये सारा मामला वहां पे हुआ आज अदालत में। देखें अब इंशाल्लाह इसकी आगे समातें होंगी। पता वैसे नहीं शाह अभी। साहब देखें, ये आप खुद जिस तरह कवर जाके करते हैं अदालतों में, उसके बाद सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, पाकिस्तान के कोने कोने से बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी लोग वीडियोस कर रहे होते हैं, ऐसा तासुर दे रहे होते हैं जैसे वो खुद वहां मौजूद थे। और आपको कसमें खा खा के लोगों को बताना पड़ता होगा कि भाई मैं था वो नहीं था। तो मुझसे पूछ के या आपकी वीडियो देख के या खबरें देख के लोग परसेप्शन ऐसा बना देते हैं कि पता नहीं क्या कुछ हो गया, उनके सामने कुछ हुआ है। अब आपको नहीं खुद नहीं देख जानते हैं वो मेरा ख्याल से वो मैं सॉरी आपकी बात वो सवाल का जवाब देना भूल गया। वो जो आपने अगला सवाल किया था, जैसे अताउल्लाह तारड़ साहब की ड्यूटी है और उनको भी ज़ाहिरी बात है, उनका हक भी बनता है, ज़ाहिर है। मैं आपके साथ इतना अच्छा ही करूं कि आपको नीचे से उठाकर ऊपर ले आऊं, फिर आप मेरा दिफा ना करें तो फिर आप तो फिर अच्छे ना हुए ना। मुल्क हमारे में सहाफ़ियों का भी कुछ ये हाल है, अच्छाइयाँ हुई हैं माजी में, ओबलाइज हुए हैं, बहुत कुछ हासिल किया हुआ है और ये मैं ऑन द रिकॉर्ड है, ये मैं कोई किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, सबको पता है कौन क्या कुछ करता रहा है। अभी भी लोग समझते हैं कि कल को दोबारा ये लोग वापस आएंगे, तो अगर हम आज इनकी कुछ करेंगे तो कल इंशाल्लाह ये हमें बहुत ज़्यादा ओबलाइज करेंगे। ऐसे हमारे दोस्त हर जगह मौजूद हैं, हर तरफ मौजूद है, हर फील्ड में मौजूद है, उनका हक बनता है। मैं उनसे नाराज़ नहीं होता, मैं कहता होता हूँ मेरे वन और दोस्त जब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, मैं कहता हूँ यार उनका कसूर ही नहीं है, उनका तो हक बनता है, वो डिफेंड नहीं करेंगे तो हम करेंगे, उनका डिफेंड करना बनता है। वो पहले भी बहुत कुछ ले चुके हैं, अब भी बहुत कुछ है और आगे भी बहुत कुछ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि होगा इंशाल्लाह। तो जाहिर है उनका तो हक बनता है, उन्होंने तो कहना था। उनको तो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि आपने रियासत के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ ये बयानिया बनाना है, वो बैठ के टीवी पे बयान भी करते हैं इस चीज पे, वो बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस भी करते हैं एक कहने के ऊपर कि नहीं 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 इस तरह नहीं चलना, आपने ये चीज फलां करनी है, उसके ऊपर पूरे पूरे शोज होते हैं उसके ऊपर। ये तो मीडिया में, खुद मीडिया में आपको पता है पिछले 17-18 साल से, तो ये तो है भाई, ये तो हमारे मुल्क में मामला है। तो उनका हक बनता है, उनको कुछ ना कहें, उन बेचारों का कसूर भी नहीं है। शाह उन्होंने ये साहब, करना है, उन्होंने ये करना है। देखिए सर, उनका हक बनता है, लेकिन वैसे ऐसे लोग जो चित्रोल के मुस्तहक होते हैं कि जब एक किसी सियासी जमात की खुशनुदी के लिए रियासत के खिलाफ आप जब मुहिम जोई करते हैं, तो सिर्फ वो पाकिस्तान में नहीं कर रहे, आप लोगों की माइंड मेकिंग जो है वो दुनिया भर में कर रहे होते हैं, उसमें रियासत बदनाम हो रही होती है। असल मुद्दा यही है। आप और मैं आज जो लोगों का माइंड क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हम बाद में आते हैं, हमारा तो 10वां ग्रेड भी नहीं होगा, लेकिन असल बात रियासत की है, रियासी इदारों की है। आप उनका तकद्दुस पामाल ना करें। अब जिस तरह जजेस का माहौल था, अदलिया का माहौल था, सिर्फ जजेस जैसे काजी फैजी साहब की अदालत तो नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट भी है। इस तरह हाई कोर्ट, लोअर, इवन की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत भी एक, उसका भी अपना एक वकार है, एक तकद्दुस होता है। कोई भी मुलजिम खड़ा होकर कुछ भी करे और उसके बाद फिर जो वहां थे ही नहीं और वहां बैठ के अपने घरों में ट्विटर में बैठ के शुरू हो जाए कि जी क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये तो बहुत गलत बात है। देखिए शायद भी नौकरी लगी हुई है उन बेचारों की, अब उनको क्यों, वैसे भी वो पता है बहुत सारे उनमें से टीवी चैनल से और इधर उधर से फारे होकर घर पे बैठ के ये काम कर रहे हैं, तो रिस्क रोटी चलने में उनकी भी दाल साग लगी हुई है यार, आप क्यों उनके पीछे पड़ गए हैं। उनका ये हक बनता है, नहीं, उन्होंने भाई उस चीज के लिए उनको बकायदा जो है सब कुछ मिलता है। तो ऐसे ना करें, वो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्त है हमारे सहाफी तो है ना, तो कभी सहाफी रहे हैं, अब तो वो बकायदा एक पार्टी के कारकुन है, कभी सहाफी रहे हैं, आप उनको करने दें।
उनका हक बनता है, उन्होंने जाहिर है मतलब इसी चीज के तो मिलते हैं, इसके अगर वो ये भी ना करें फिर क्या करें? सर सर जब वो सब जो है ना, एक सहाफत का ये एक निजाम है कि एक तो मजलूम की साइड खड़े हों आप, दूसरा ये है कि आप हिसाब किताब वाली लाइन में खड़े हों कि हिसाब किताब तो होगा, चाहे जज का हो, जर्नल का हो, किसी सियासतदान का हो या कोई सहाफी का, हिसाब तो होगा इंशाल्लाह, सबका होगा। आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम शायद, मोस्ट वेलकम।